वहाँ पे सब कुछ देखती है और उसे एक फिरोज़ी कलर का चंद्रहार जो है वो उसे बहुत पसंद आता है। बहुत सुंदर चंद्रहार है, सभी की आंखों को भा जाए ऐसा है। लेकिन वह जब अपनी माँ से कहती है कि माँ ये चंद्रहार मुझे ले दो ना, तो वो पूछती है कितने का है, तो वो कहने लगती है कि नहीं, ये चंद्रहार तो बहुत महंगा है और इस चंद्रहार की चमक तो 2-4 दिन में चली जाएगी। बिसाती उस बालिका की भावनाओं को समझकर कहता है कि 4 दिन में चमक चली जाएगी तो 4 दिन में तो उसके लिए नया चंद्रहार भी आ जाएगा। ये बात उसके दिल और दिमाग पर घर कर जाती है। माँ उससे कहती है कि चंद्रहार तेरी ससुराल से आएगा। बालिका जो है वो 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष तक ये बीज उसके हृदय के अंदर अंकुरित हो रहा है और अब बड़ा बन के एक वृक्ष के रूप में आ गया है। वह 7 साल बाद उसका विवाह होने वाला है रमानाथ के साथ। मध्यम वर्ग का परिवार है और मध्यम वर्ग की कुछ समस्याओं को प्रेमचंद ने यहाँ पर उभारा है। जालपा जो है वो उसके पिता वकील हैं, जमींदार हैं, बहुत सारे उनकी विशेषताएं हैं, इसलिए वो धनिक हैं, उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। उनकी बालिका जालपा जो है वो गहनों के बीच में पली है। इसी बीच एक दिन चंद्रहार उसकी माँ के लिए उसके पिताजी लाते हैं। माँ के चंद्रहार को देखकर बालिका अपने उस पुराने चंद्रहार को भूल जाती है और कहती है, माँ ये तो बहुत सुंदर है, ये चंद्रहार मुझे ला दो ना। वह फिर वही बात दोहराती है, चंद्रहार तेरे ससुराल से आएगा। विवाह तय हुआ है 7 साल बाद। उसके मन में चंद्रहार को पाने की लालसा जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि वह बहुत उम्र उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे विवाह का कोई अर्थ उसे मालूम नहीं है, विवाह की किसी जिम्मेदारी के बारे में उसे मालूम नहीं है। बस उसे ये मालूम है कि मेरे लिए बहुत सारे गहने आएंगे, बहुत सारे कपड़े आएंगे और मुझे चंद्रहार मिलेगा। और दीनानाथ का बेटा है रमानाथ। रमानाथ के पिता जो हैं वो कहते हैं कि इसका विवाह करना उचित नहीं है रमानाथ का, क्योंकि ये खुद तो कुछ करता नहीं है और जब खुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो जब इसका विवाह हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार है, इसलिए पिता खुद रमानाथ की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और फिर बहू के आने की भी जिम्मेदारी उठाएं, तो ये दोनों बातें वो यथार्थ का साथ देते हैं कि जब तक ये कुछ करता नहीं इसका विवाह करना नहीं चाहिए। लेकिन माँ जो है बहू की लालसा उसके मन में है और कहती है कि अरे विवाह करेगा, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप कुछ करेगा। फिर उसके पिता कहते हैं कि लेकिन इतना सारा खर्च कहाँ से होगा, ये शादी में खर्च जो होगा वो कैसे करेंगे। तब माँ कहती है कि अरे वो लड़की वाले भी तो कुछ देंगे। और उत्तर भारत में आप जानते हैं दहेज की प्रथा बहुत विकराल रूप में दिखाई देती है, आज तो वो बढ़कर और भी भयंकर हो गई है। और तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ मांगूंगा नहीं, क्योंकि वो आदर्शवादी हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, तो आदर्शवादी होने के कारण वो उस रमानाथ के पिता से के द्वारा अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ मांगूंगा नहीं। लेकिन माँ कहती है कि आप नहीं मांगेंगे तो क्या हुआ, लेकिन वो सामने वाला खुद ही दे देगा, बिना मांगे ही, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस बात के द्वारा प्रेमचंद एक तो दहेज की प्रथा को हमारे सामने उजागर करना चाहते हैं, और जालपा के पिता ने दहेज में जो 1000 रुपये दिए थे, उन 1000 रुपयों का रमानाथ के पिता ने दिखावे में, आतिशबाजियों में, इन सब में पैसा खर्च कर दिया। गहने खरीदे तो सही, सारे गहने खरीदे, लेकिन उन गहनों में चंद्रहार नहीं था। प्रेमचंद बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि जमघट के पीछे गोल गोल आंखों वाली एक लड़की, सांवली सी लड़की खड़ी सुन रही है, उसके कानों में सभी गहनों के तो नाम आते थे। उसका दिल धक धक कर रहा था, पर उसके कानों में चंद्रहार का नाम ना आया। वह निराश हो गई, हताश हो गई, और उसे लगा कि शादी का मतलब ही क्या है जब चंद्रहार ही नहीं है।
चंद्रहार नहीं आता है और वह उसका विवाह हो जाता है। सभी लोग कहते हैं क्या हुआ, चंद्रहार नहीं है तो क्या हुआ, बाकी सब तो है। तब जालपा के वाक्य है कि अगर चेहरे पे आँख ही न हो तो उसका कोई महत्व है। तो चंद्रहार उसके जीवन में बड़ा महत्व का एक गहना है, जिसकी लालसा उसे जब वह 7 वर्ष की थी तब से थी, और वह अभिलाषा उसकी पूर्ण न हुई। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी जमा पूंजी, सारी संचित पूंजी जो थी वो इस समय लुट गई हो। विवाह होता है, ससुराल आ जाती है, और मध्यम वर्गीय परिवार है, और मध्यम परिवार की जो कमजोरी है वो क्या है कि जो हम हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। रमानाथ के पिता ने बहुत गहने खरीदे थे, लेकिन सर्राफ की दुकान से उधार लिए थे, और उधार लिए हुए गहने जालपा के पास थे। रमानाथ के सामने अब समस्या ये थी कि पिता कहते थे कि सर्राफ का पैसा कैसे चुकाया जाएगा, तुम जालपा से उसके गहने ले आओ और उन गहनों को बेचकर उस सर्राफ के उधार चुका दिया जाए। रमानाथ की हिम्मत जालपा से यह कहने की नहीं थी कि तुम अपने गहने दे दो। क्यों उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी? क्योंकि रमानाथ ने जालपा के सामने इतनी सारी डींगे हाँक रखी थी कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, उसका इतना ब्याज आता है, हमारा घर बार तो ऐसे ही चलता है। जालपा को बार बार मन में इस बात से क्रोध आता था कि जब इन लोगों के पास इतने रुपए हैं तो ये लोग मुझे चंद्रहार क्यों नहीं बनवा देते। लेकिन चंद्रहार जैसा गहना बनवाने की ताकत रमानाथ में नहीं थी, और रमानाथ के पिता कोई भी काम और ज़्यादा उधार लेकर करना नहीं चाहते थे। इसलिए जालपा को चंद्रहार तो नहीं मिला, लेकिन हुआ ऐसा कि रमानाथ के पिता ने कहा कि तुम जालपा के सारे गहने चुरा लो और चुराने के बाद कह देना कि ये तो चोरी हो गए, क्योंकि मांग सकने की ताकत नहीं थी। और रमानाथ ने वो गहने चुरा लिए। उससे पहले प्रेमचंद जालपा को स्वप्न में दिखाते हैं कि उसके गहने चोरी हो गए। ये आने वाली घटना का संकेत प्रेमचंद देते हैं, और गहने चोरी हो जाते हैं, उधार चुका दिया जाता है। लेकिन जालपा जो रमानाथ से नाराज रहती थी, उसकी नाराजगी में और बढ़ोतरी हो गई। वो उससे कभी प्रेम से बोलती नहीं थी। क्यों नहीं बोलती थी? क्योंकि उसे लगता था कि इनके पास रुपए पैसे हैं, लेकिन ये मेरे गहने बनवा कर देते नहीं हैं। अब तो वो एक एक गहने के लिए तरसती है। इसी समय जालपा की माँ अपना चंद्रहार जालपा को भेज देती है कि तुम्हें ये चंद्रहार पसंद था और तुम्हारे ससुराल से चंद्रहार नहीं आया, तो तुम ये चंद्रहार ले लो। लेकिन जालपा वहाँ पर वो स्वीकार नहीं करती है, उस चंद्रहार को वो वापस भेज देती है। वह स्वाभिमानी है। जब तुमसे मैंने मांगा था तब तुमने मुझे नहीं दिया था। आज मेरे पास गहने नहीं है, मेरे गहने चोरी हो गए हैं, इसलिए तुम मुझे सहानुभूति के रूप में अगर ये चंद्रहार देना चाहती हो तो मैं ये गहना नहीं लूँगी। वो लौटा देती है। जालपा की एक सहेली है रतन, और जो यहाँ पर भी देखिए अनमेल विवाह की समस्या को प्रेमचंद उठाते हैं। रतन की उम्र कम है और उसके जो पति हैं उनकी उम्र वकील साहब है, और वकील साहब की उम्र उससे दुगुनी है। रतन गरीब घर की अनाथ बालिका थी, इसलिए उसका विवाह इन दुहाजू से कर दिया गया था। इनके पास रतन को खुश करने के लिए सिवाय रुपए पैसे के और कुछ न था। गहनों के अलावा उनके पास कुछ भी न था। वह सिर्फ इन रुपयों को खर्च करके ही रतन को खुश कर सकते थे। रतन के कंगनों को देखकर जालपा उस कंगन को मांगने की जिद करती है, और रमानाथ 700 रुपये अपनी म्यूनसिपैलिटी में से चुरा कर गबन नाम इसका इसीलिए है कि गबन करता है। रमानाथ 700 रुपये अपनी ऑफिस में से चुरा लेता है, और चुरा लेने के बाद जब घर आता है उसे पता चलता है कि कल जब मैं ऑफिस में जाऊंगा और ये 700 रुपये का हिसाब मिलेगा नहीं तो पुलिस मुझे आकर पकड़ कर ले जाएगी। इस डर से वह जालपा को पत्र लिखकर चला जाता है और कलकत्ता भाग आता है।
कलकत्ता आने के बाद जालपा को जब इस बात का पता चलता है कि ये 700 रुपये का गबन किया है, वो अपने गहने बेचकर, जो कंगन था उसे बेचकर उसका कर्जा चुका देती है। लेकिन रमानाथ को इस बारे में कोई सूचना नहीं है। वह ये नहीं जानता कि रुपए गबन किए हैं, ऐसा कोई आरोप मुझ पर है ही नहीं। और जब वह कलकत्ता जाता है तो देवी दीन से उसकी मुलाकात होती है। देवी दीन के 4 बेटे थे, लेकिन सभी सुदेश पर न्यौछावर हो गए, ऐसा देवी दीन कहकर देशभक्ति की बात करता है। यहाँ भारत उस समय स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी कर रहा था। भारत स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था, वहाँ पर देवी दीन का एक देशभक्त के रूप में उनको दिखाया गया है। और फिर हिंदी और अंग्रेजी के कुछ शब्दों को BUT बट होता है और PUT पुट होता है, तो ये बट के बदले बुट क्यों नहीं होता और पुट के बदले पट क्यों नहीं होता, ऐसे करके अंग्रेजी की खिल्ली उड़ाते हुए वह विदेशी चीज़ों की होली जलाने की बात भी करते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता की बात भी है, स्वतंत्रता सेनानी देवी दीन के बेटों की बात है। देवी दीन रमानाथ को अपने बेटे की तरफ रखता है, लेकिन रमानाथ के चेहरे पर हर समय एक भय है, और वो भय है 700 रुपये गबन करने का। उसका फ़ायदा सरकार, पुलिस उठाती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है कि तुमने कोई गुनाह किया है, और वह क्या गुनाह किया है वो पुलिस को नहीं मालूम, लेकिन रमानाथ कह देता है कि ये मैंने ऐसे गबन किया है। जब वो पता लगाती है तो इलाहाबाद में उसके नाम गबन का कोई आरोप नहीं होता, लेकिन पुलिस उसका फ़ायदा उठाकर उसे सरकारी गवाह बना देती है। और सरकारी गवाह बनने के बाद वह एक ऐसे आदमी के खिलाफ गवाही करता है जो निर्दोष होता है, लेकिन उसे फांसी की सज़ा हो जाती है। फांसी की सज़ा हो जाती है। और इधर जालपा रमानाथ को खोजने के सारे प्रयत्न करती है और एक पहेली के माध्यम से रमानाथ का पता लगा लेती है कि वह कलकत्ता में है। और कलकत्ता में आने पर जब उसे पता चलता है कि उसने ऐसी गवाही दी है जिससे कि जो निर्दोष आदमी था उसे फांसी की सज़ा हो गई है, जालपा वहाँ आकर उस जिस लड़के को फांसी की सज़ा हुई है, जिस आदमी को, उसके घर में सेवा का काम करती है। और रमानाथ को जब सब बातों का पता चलता है, रमानाथ और वो दोनों मिलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये आभूषण प्रेम, ये मैंने तो आपको सिर्फ जालपा के आभूषण प्रेम की बात कही, लेकिन यहाँ पर जालपा के माध्यम से रतन भी आभूषण से उतना ही प्रेम करती है, तो जालपा की माँ भी उतना ही प्रेम करती है, जो हमें शुरुआत में ही मालूम पड़ जाता है कि वह उसे इतना प्रिय था चंद्रहार की ससुराल से न आने पर भी शादी के वक्त वो उसे नहीं देती है। फिर उधार लेने के बावजूद भी रमानाथ की माँ जो है सराफ से बहुत सारे उधार गहने खरीद लेती है। तो ये उधार लेने का काम और आभूषण प्रियता का जो शौक़ है, हमें आभूषण प्रियता जो हमारी है वो क्यों है, इसके दो कारण कि एक तो मुसीबत में ये आभूषण बेचकर हम उस मुसीबत में से बाहर आ सकते हैं, और दूसरा हमारे सौंदर्य में जो वृद्धि होती है उसके कारण भी। तो प्रेमचंद ने इसमें अनेक सामाजिक समस्याओं, पुलिस के हथकंडों, वैश्यावृत्ति, परिवार, संयुक्त परिवार, अनेक समस्याओं को हमारे सामने उजागर किया। अनमेल विवाह जैसी समस्या जो कि विकट समस्या है, दहेज प्रथा की समस्या, अनेक समस्याओं को हमारे सामने उपस्थित किया है। तो प्रेमचंद के इन दो उपन्यासों की बात मैंने आपसे की। मैं अब वैशालीबेन को સુધાબેને જે કથા સાહિત્યની વાત કરી, સમયનો અલબત્ત આ આખો ઉપક્રમ છે એમાં સમયનો અભાવ હંમેશા ચાલે છે, ઘડિયાળના કાંટા સાથે ચાલીએ છીએ, પણ આગળ વાત ફણીશ્વરનાથ રેણુના ઉપન્યાસની પણ આવે અને ચિત્રલેખાની પણ આવે, એ જાતની એ પણ એના ઉલ્લેખો હમણાં સુધાબેન કરે. પણ એ વાત થાય તે પહેલાં આ વાત થઈ નવલકથા. કથા વિશ્વ એ કોઈને પણ રસ પડે એવું માધ્યમ છે, અને બહુ જ કંઈ ટૂંકમાં સંક્ષિપ્ત પરિચય કદાચ જુલુસનો અપાય કે ચિત્રલેખાનો અપાય તે પહેલાં
હું તમને અમારે તમને એક એવી રૂપરેખા પણ દોરી આપવાની છે કે શું વાંચો, કેવું વાંચો તો વિકસી શકો, કારણ કે અંતે તો વિકસે વિલસે સૌનું જ્ઞાન, ચાલો રચીએ સૌ સંધાન. તો નવલકથાની સાથે ટૂંકી વાર્તાનું સ્વરૂપ પણ એવું છે જે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી અને કોઈ પણ વિષયના વિદ્યાર્થીને રસ પડે. માતૃભાષા ગુજરાતી હોય તો હું તમારા માટે કેટલાક પુસ્તકો એવા લાવી છું. દાખલા તરીકે તમે શરૂઆત કરો તો પરંપરાપરક વાર્તાઓ, રાધેશ્યામ શર્માનું સંપાદન છે. આ પરંપરાપરક વાર્તાઓ જે છે એમાં ગુજરાતીની સૌથી પહેલી માન્ય વાર્તા મલયાનિલની ગોવાળણી મળે ત્યારથી માંડીને ચુનીલાલ મડિયા સુધીની જે આખી પરંપરા છે એની વાર્તાઓ આમે જ થઈ છે. એ વાર્તામાંથી તમે આગળ ચાલો અને કથા મૂલક કે ઘટના પ્રધાન વાર્તાઓથી અટકો, પછી આગળ વિકસવું હોય તો જ્યાં પરંપરા તૂટે છે અને પ્રયોગ થાય છે એવું એક બીજું સરસ મજાનું ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાઓનું સંપાદન એક ગુજરાતી વાર્તા સૃષ્ટિ. આ ગુજરાતી વાર્તા સૃષ્ટિ જેનું સંપાદન બાબુ દાવલપુરા અને ઉત્પલ પટેલનું છે. અહીં તમને આધુનિક યુગ સુધીની જુદી જુદી રસ પડે એવી વાર્તાઓ મળે. એ ઉપરાંત હિમાંશીબાઈને આપણા એવા સર્જક છે જેમના બહુ જ 19 વાર્તાઓ એકસાથે જ્યાં મળે છે, બહુ જ સરસ. અને આ ચિત્ર જ બહુ તમને એ આખી વાત પ્રતિકાત્મક કે સ્ત્રીની સંવેદનાઓ જ્યાં સૌથી વધારે ઉજાગર થઈ છે એવા હું તમને એવા 2 પુસ્તકોની વાત તમારી સામે પુસ્તકો મૂકીશ. બીજું છે તે અંતરાલ. હવે મિત્રો તમને એમ થાય કે તમે આ ગુજરાતી વાર્તાઓ વાંચી પછી જેને વિકસવું છે એ સૌથી સરસ જે છે તે તુલનાત્મક. પછી તમે સાહિત્ય અકાદમીના પ્રકાશનો, તમે મરાઠી પ્રતિનિધિ વાર્તાઓના અનુવાદ વાંચો, ટાગોરની વાર્તાઓ વાંચો, બંગાળી વાર્તાના અનુવાદો વાંચો અને પછી સાહિત્ય અકાદમીએ સરસ બીજી ભાષાના ઉડિયા ભાષાની વાર્તાઓના સરસ અનુવાદો મળે છે. તો ગુજરાતી પરથી આપણે એક પગલું આગળ જઈએ જે બીજી ભારતીય ભાષાના અનુવાદો વાંચીએ અને એમ આપણું વિચારનું, આપણું ઉર્મિનું, આપણી બુદ્ધિનું ફલક વિકસે. એનાથી આગળ જઈએ અને પછી હજી આપણે આગળ પગથિયું ચડવું છે. એટલે